बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कार्डिक पैथोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कार्डिक पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये SQ वाइज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिक पैथोलॉजी जो हम स्टार्ट करने लगे ना, इसमें सबसे पहले हम कार्डिक पैथोलॉजी में क्या करेंगे, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होते क्या। दीज आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स हैं। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो मायोकार्डियल जो टिश्यू होता है ना, ठीक है, मायोकार्डियल की जो नीड होती है उसमें मसला आ जाता है। मायोकार्डियल नीड में मसला आ जाता है। प्लस हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, उसकी सप्लाई में मसला आ जाता है, जिसकी वजह से एस्कीमिया डेवलप होता है। ठीक है, और एस्कीमिया डेवलप होता है तो जो हार्ट का फंक्शन है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक हो गया। अब आपको थोड़ी इसकी एटियोलॉजी पता होना चाहिए कि जो इसका 75% कॉजेटिव फैक्टर है ना, वो हमारे पास क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। प्लस वो कहते हैं कि जी भाई ये इंक्रीजिंग एज के साथ ना इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा होती है और मेल जो होते हैं ना वो हमारे पास ज़्यादा कॉमन होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक हो गया, और ये नंबर 1 लीडिंग कॉज है डेथ की। अच्छा, अब आपको ये याद होना चाहिए कि क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बोला है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स, तो सिंड्रोम्स में इसमें किस किस किस्म के सिंड्रोम्स आएंगे। सबसे पहला आएगा हमारे पास एंजाइना के तौर पे ये प्रेजेंट कर सकता है। दूसरा, मोस्टली ये प्रेजेंट होता है इसके साथ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के साथ। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज़ इटसेल्फ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद तीसरे तरीके से ये किस तरह मैनिफेस्ट कर सकता है हमारे पास सडन कार्डियक अरेस्ट के साथ। ठीक है, सडन कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं और इसको अक्सर बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। और सडन कार्डियक डेथ के बाद एक और इसकी फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जो कि यूजुअली मैनिफेस्ट किस तरीके से कर रहा होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इस तरीके से ये प्रेजेंट करता है। अक्सर आपने ना जब ये सारा चीज़ें टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी इस्केमिक हार्ट डिजीज़, तो आपने यूजुअली एक टर्मिनोलॉजी ज़रूर सुनी होगी, उसको कहते हैं एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम। ठीक है, एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम का ना आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि होता क्या है। एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम में पहले हमारे पास तो MI लाजमी आएगा। MI के साथ हमारे पास क्या होगा, एक अनस्टेबल एंजाइना आ जाएगा। अनस्टेबल एंजाइना के साथ साथ हमारे पास क्या होगी, सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाएगी या सडन कार्डियक डेथ। बट इसमें हमारे पास हमारे पास ये नहीं होगा, क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ नहीं होंगे, यानी कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर वाला इसके अंदर सीन नहीं होगा। और एंजाइना की कौन सी टाइप होगी, अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, अब हम इसकी जल्दी से एटियोलॉजी पढ़ लेते हैं। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि इसकी एटियोलॉजी क्या है, एटियोलॉजिकल इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले क्या होगा जी, 75% क्या चांसेस हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ। इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, अनीमिया कहते हैं जी, अनीमिया भी हो या हाइपोक्सीमिया। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी कम हो आपके पास तो भी आप इससे मैनिफेस्ट कर सकते हो, या आपको कोई शॉक होगा। ठीक है, यानी कि एकदम सडन BP आपका बहुत ड्रॉप कर गया हो, या फिर ये हो सकता है कि आपकी कार्डिक डिमांड जो है ना, इंक्रीज कार्डियक डिमांड, या आपकी कार्डिक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर किसी किस्म का आपको वेस्कुलाइटिस हुआ। ठीक है, वेसल्स में इन्फ्लामेशन हुई हो, या आपके पास क्या हो, एयोर्टिक डाइसेक्शन। ठीक हो गया। अब इसकी ना बताते हैं कि एटियोपैथोजेनेसिस क्या है। एटियोपैथोजेनेसिस यानी कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। पैथोजेनेसिस आप ना 4 तरीक़ों से याद रखनी है, मैं आपको हर एक स्टेप इजी से बता देता हूँ। एक तो ये आएगा कि या तो ये फिक्स्ड क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, यानी कि जो कॉरोनरी आर्टरी थी ना वो कम्प्लीटली तौर पे बंद हो चुकी है, उसमें परमानेंट स्टेनोसिस आ गई है। क्या, स्टेनोसिस, यानी जिसको हम एट्रियल स्टेनोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी आपके अंदर बहुत क्या नाम है, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं डेवलप करने के इस्केमिक हार्ट डिजीज़।
ठीक हो गया। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि एट्रियल स्टेनोसिस की वजह से भी ये सब कुछ हो सकता है। उसके बाद यूजुअली क्या कहते हैं कि एट्रियल स्टेनोसिस की वजह से क्या होता है कि कंपनसेटरी जब हमारे पास बंद हो जाते हैं ना एट्रियल कोरोनरी वेसल्स, तो क्या होता है कि हमारे पास कंपनसेटरी वेजोडाइलेशन जो होती है ना वो सफिशेंट नहीं होती। जब वो सफिशेंट नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, मायोकार्डियल जो टिश्यूज़ हैं उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। जब उनकी डिमांड ज़्यादा होगी तो वो मीटअप नहीं कर पाएंगे अपनी डिमांड्स के साथ, तो हमारे पास मज़ीद ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। दूसरी आपको पैथोजेनेसिस से ये याद होना चाहिए कि एक होता है एक्यूट प्लाक चेंजेस। अब जो आपका एथ्रियोस्क्लेरोटिक प्लाक बना हुआ है, अगर उस प्लाक में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, फॉर एग्जांपल उसमें रप्चर हो गया, कोई फिशर हो गया, किसी किस्म का हैमरेज हो गया, कोई अल्सरेशन हो गई, या वो प्लाक थिन हो गया है, उसकी कैप थिन हो गई, या उसके अंदर लिपिड ज़्यादा होना शुरू होगा, किसी भी किस्म की चेंजेस जो एक्यूट सडन चेंजेस आ गई हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं। उसके बाद आपने दूसरी याद रखना है कि हमारे पास थ्रोम्बोसिस से भी हो सकता है, यानी कि वही थ्रोम्बस जो है वो अगर हमारे पास कॉरोनरी आर्टरी में रिज़ाइड करता रहे और वो रप्चर हो जाए या उसमें भी किसी किस्म की अल्सरेशन आ जाए, तो वो डायरेक्टली हमारे पास क्या करेगा, इसको कंप्लीट अक्लूड करेगा। जब वो कम्प्लीटली अक्लूड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर वो हमारे पास डिस्टल ब्रांचेस में एम्बोलाई बन के चला जाएगा तो हमारे पास माइनर इन्फ्रैक्ट होंगे, ठीक है। बट अगर हमारे पास एरिथमियाज होना शुरू हो गए या कुछ इस तरह अनस्टेबल एंजाइनाज होना शुरू हो गए तो सडन कार्डियक डेथ के तौर पे चला जाएगा। तो आपने दो बातें ये नहीं भूलनी थी। ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं, एक तो माइक्रो इन्फ्रैक्ट की, मतलब कि अगर छोटे एम्बोलाई अगर छोटी मोटी डिस्टल ब्रांचेस में चले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइक्रो इन्फार्क्ट हो जाएगा। बट अगर हमारे पास सडन कार्डियक डेथ किस तरह हो सकती है कि अगर हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना या एरिथमियाज हो जाए, किसकी वजह से, इस थ्रोम्बस की वजह से। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि इसकी वजह से ना एक होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन का भी रोल। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का भी ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास मैकेनिकल फोर्स को ना इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज मैकेनिकल फोर्स। जब मैकेनिकल फोर्स ज़्यादा होगी ना तो क्या होगा, ब्लॉक रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर रप्चर हो गया तो यही एक्यूट ब्लॉक चेंजेस होंगे, थ्रोम्बस बनेगा और सब कुछ उसी तरह होगा। बट ये कहते हैं कि वेजो कंस्ट्रिक्शन का जो ज़्यादातर ताल्लुक है ना, ये स्मोकिंग के साथ है या हमारे पास थ्रोम्बोक्सेन A2 के साथ ताल्लुक है। तो ये आपने याद रखना है। या फिर कुछ बुक्स कहती हैं कि इसका ताल्लुक जो है ना वो हमारे पास सक्रीशन ऑफ एंडोथीलियल ड्राइव रिलीजिंग फैक्टर जो है ना प्लस निट्रिक ऑक्साइड के साथ है। ओके अच्छा, अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बता दिया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। एंजाइना हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, सडन कार्डिक डेथ हो सकती है। अगर हमारे पास क्रॉनिक चेंजेस आ गए हैं तो हमारे पास कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो सकता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इट इज़ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, SEQ वाइज और MCQs वाइज में बहुत ज़्यादा इसमें से आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये चारों चीज़ें हमने पढ़नी है इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं कि एंजाइना क्या होता है और एंजाइना की टाइप्स क्या हैं और हम उन टाइप्स के तरीके से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे।